गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। बेटा हमने कल चैप्टर स्टार्ट किया था संस्कृत की वर्णमाला। तो वर्णमाला में हमने समझा था कि वर्ण यानी कि अक्षर सबसे छोटी ध्वनि की इकाई होती है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, जैसे अ, स, प, म, ये सारे वर्ण होते हैं। वर्णों को अलग से कभी भी अकेले नहीं बोला जाता, जैसे हम कहते हैं प लिखो, च लिखो, ऐसे नहीं बोला जाता। संस्कृत में हम उनके पीछे कार लगाते हैं। इसका मतलब हो गया कि जैसे अगर हमें कहना है अ तो हम कहेंगे अकार, प को पकार, स को सकार। फिर हमने पढ़ा था वर्णमाला के दो भेद, स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर 13 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। अब हम 13 स्वरों को वापस पढ़ेंगे विस्तार से। स्वर जो होते हैं 13, उनको वापस 3 भागों में डिवाइड किया। सबसे पहला होता है ऋस्व स्वर। ऋस्व का मतलब होता है छोटे स्वर। जो 13 स्वर होते हैं उन 13 में से जो छोटे छोटे स्वर होते हैं जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है वो हो जाएंगे ऋस्व स्वर। जैसे अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री ऋषि वाला और री। री जो है वो हमारे संस्कृत में नया शब्द है, नया वर्ण आया है। उसके बाद में आता है दीर्घ वर्ण। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। बड़ा यानी जो वर्णमाला में जो स्वर हैं उनमें जो बड़े बड़े शब्द हैं, बड़े बड़े अक्षर हैं, वो आ जाएगा दीर्घ वर्णों में। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा री। बड़ा री है वो भी संस्कृत वर्णमाला में नया वर्ण आया है, तो री ऋस्व में आ जाएगा और बड़ा जो री है वो दीर्घ में आ जाएगा। फिर आता है संयुक्त वर्ण। संयुक्त स्वर में क्या होता है कि जब दो स्वर आपस में मिल जाते हैं तो एक संयुक्त स्वर बनाते हैं। जैसे ए, अ और ई मिलकर ए बनता है। फिर आता है ऐ, अ और ए मिलकर ऐ बनता है। ओ, अ और ऊ मिलकर ओ बनता है। और औ, अ और ओ मिलकर औ बनता है। तो ऋस्व स्वर 5, दीर्घ स्वर 4 और संयुक्त स्वर भी 4। तो इस तरीके से ये जो 13 स्वर होते हैं उनको हमने 3 भागों में डिवाइड किया, ऋस्व, दीर्घ और संयुक्त। फिर आते हैं व्यंजन। व्यंजन हमारे पास 33 व्यंजन होते हैं संस्कृत वर्णमाला में। तो हर वर्णमाला को मैं जो 33 व्यंजन होते हैं तो आगे के जो 25 व्यंजन होते हैं उनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। हर व्यंजन का जो है आधे होते हैं, यानी कि हर व्यंजन के नीचे हलंत लगा हुआ होता है, यानी कि आधे होते हैं। अब जैसे क वर्ग, तो पहली वाली जो लाइन होती है उसको हम नाम देते हैं क वर्ग। क वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, क, ख, ग, घ, ङ। ये 5 वर्ण क वर्ग के। च वर्ग में भी 5 वर्ण होते हैं, च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में भी 5 वर्ण, ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर त वर्ग में भी 5 वर्ण होते हैं, त, थ, द, ध, न। एंड लास्ट प वर्ग में भी 5 वर्ण होते हैं, प, फ, ब, भ, म। तो इन सभी वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। फिर आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, श, श, स, ह। ये जितने भी व्यंजन होते हैं ये सारे हलंत कहलाते हैं, नीचे आधे लिखे जाते हैं, है ना। हलंत का मतलब होता है आधा वर्ण। तो जितने भी व्यंजन होते हैं वो सारे हलंत होते हैं। इसके अतिरिक्त 2 अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह मीन्स जो अनुस्वार और विसर्ग। हमने कल की क्लास में भी पढ़े थे। अनुस्वार यानी कि शब्द के ऊपर जो हम डॉट लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, उसको अनुस्वार कहते हैं। जैसे पंकज, मंदिर, सुंदर, सब में बिंदी लगती है, तो ये सारे अनुस्वार के शब्द हैं। विसर्ग, पीछे 2 डॉट लगते हैं, उनको विसर्ग कहा जाता है। जैसे पुनः, प्रातः। फिर आता है सभी व्यंजन मूल रूप से हलंत होते हैं, जैसा कि बार बार कहा गया है, हलंत यानी कि आधे होते हैं।
जब उनमें अ मिलता है तब ये वर्ण पूरे होते हैं। जैसे क में अ मिला तो क पूरा बना, प में अ मिला तो प बना, स में अ मिलेगा तो स पूरा बनेगा, या स में आ डालेंगे तो सा बनेगा, स में ई डालेंगे तो सी बनेगा, स में ऊ डालेंगे तो सू बनेगा, स में ए डालेंगे तो से बनेगा, स में बड़ी ई डालेंगे तो बड़ी सी बनेगी। तो इस तरीके से सारे व्यंजनों में हम स्वर मिलाएंगे तभी व्यंजन पूरे होते हैं। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन की तरफ। संयुक्त व्यंजन यानी कि दो व्यंजन जब आपस में मिल जाएंगे तो एक संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। जैसे क और श, क भी व्यंजन है, श भी व्यंजन है, दोनों हलंत हैं, और फिर जब इसमें अ मिल जाएगा तो क और श मिलकर क्ष बनता है, क्ष क्षत्रिय वाला। ठीक है, तो क्ष से शब्द बनते हैं क्षमा, क्षत्रिय। फिर त और र मिलकर त्र, त्रिशूल वाला त्र बनता है। तो त्र का प्रयोग जैसे मित्र में होता है, त्रिशूल में होता है, ठीक है, त्रासती में होता है। इसी तरीके से ज और न्य दोनों मिलकर ज्ञ बनाते हैं। ज्ञ से ज्ञान, ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञात। ठीक है, फिर द और य दोनों व्यंजन हैं, दोनों मिलकर ध्य बनाते हैं। ध्य किस में प्रयोग आता है? जैसे विद्यालय, ठीक है, प्रद्युत, प्रद्युम्न, इन सारे शब्दों में ध्य का प्रयोग होता है। इसी तरीके से प और र मिलकर प्र बनाते हैं। जैसे प्रगति, प्रेरणा, प्रस्तुत, इन सब में प्र बनता है। तो ये सारे संयुक्त व्यंजन होते हैं जो दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। इसी तरीके से श और र मिलकर श्र बनते हैं, श्रवण, श्रुति। ठीक है, तो ये सारे हो गए हमारे संयुक्त व्यंजन। फिर आता है वर्ण विच्छेद। जब किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग कर दिया जाता है उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्यालय में क्या हुआ? सबसे पहले व और ई मिलाया तो वी बना, प्लस ध्य कैसे बना? द प्लस य, और ध्य में भी य आ डाला हुआ है तो प्लस आ। फिर ल कैसे बना? ल प्लस अ, और फिर य कैसे बना? य प्लस अ। तो विद्यालय का वर्ण विच्छेद कैसे बना? व प्लस ई प्लस द प्लस य प्लस आ प्लस ल प्लस य प्लस अ। इस तरीके से विद्यालय बनेगा। और जितने भी व्यंजन लिखे गए हैं इसमें वो सारे हलंत लिखे जाएंगे, यानी कि नीचे छोटी लाइन होगी। ठीक है, तो इस तरीके से वर्ण विच्छेद हम कर सकते हैं किसी भी शब्द का। अब इसमें क्या होता है कि हर जब वर्ण विच्छेद किया उसके पीछे जो शब्द आता है उसको हम कहते हैं, जैसे विद्यालय, विद्यालय में पीछे य आ रहा है, य में अ आ रहा है, तो ये क्या शब्द है? अकारांत, क्योंकि पीछे अ आ रहा है इसलिए ये शब्द कहलाएगा अकारांत। जैसे लता, त में आ रहा है, लता, त में आ रहा है इसलिए ये शब्द हो जाएगा आकारांत। जैसे गुरु, र, गुरु, र में उ आ रहा है तो ये हो जाएगा उकारांत। जैसे ऋषि, श में ई आ रहा है, लास्ट वाला हमें स्वर देखना है, ऋषि, श में ई आ रहा है तो इकारांत कहलाता है। ठीक है, तो बेटा ये हमारी संस्कृत वर्णमाला समाप्त होती है। तो आई होप आपको ये चैप्टर, ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।